हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे साइंस क्लासेस में। हम कर रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया एंड नेक्स्ट हमने 8 क्वेश्चंस किए थे। तो हम आज जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 9th क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। हम जो आज करने वाले हैं वो हमारा है 9th क्वेश्चन। हमने फुल डिटेल से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। हमने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। एंड हमने 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कर लिए। आज हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 9th क्वेश्चन से स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये जो क्वेश्चंस है जो मैंने 9th क्वेश्चन स्टार्ट किया है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चंस ने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक ये आपके एनसीईआरटी बुक में है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आप गलती क्या करते हो एग्जाम में, आप ना इनकरेक्ट वर्ड जो होता है वो आप पढ़ते नहीं हो। इन्होंने बोला है कि इसमें रॉन्ग आंसर कौन सा है, जो गलत है उस पर हमने टिक करनी है। तो हमें एक रिएक्शन दी गई है। जो रिएक्शन है वो हमारी है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। एंड जो हमारा प्रोडक्ट बना वो बना हमारा लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी जो ऑक्सीजन है लेड के पास वो क्या हुई, लेड ने किसको दे दी, कार्बन को दे दी। ओके, लेड के पास जो ऑक्सीजन थी उसने क्या किया, ऑक्सीजन किसके साथ जाके लग गई, कार्बन के साथ जाके लग गई। जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है एंड नेक्स्ट वो किसी और एलिमेंट के साथ जाके लगेगी। जिस एलिमेंट के साथ वो जाके लगी वो एलिमेंट क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। एंड जिस एलिमेंट से वो हट गई वो क्या हुआ हमारा, रिड्यूस्ड। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन है, हमारा जो लेड ऑक्साइड है वो हमारा रिड्यूस हुआ। एंड जो हमारा कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जाके लग गई तो हमारा कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। तो ये दो ऑप्शंस हमारी राइट है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस नहीं, हमारा जो है वो है लेड ऑक्साइड। तो हमारा जो लेड ऑक्साइड है वो इस डी ऑप्शन में है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। सो गाइस सी एंड डी ऑप्शन हमारे राइट हैं, बट इन्होंने बोला है इनकरेक्ट। तो इस ऑप्शंस में कौन सी दो ऑप्शंस हैं जो इनकरेक्ट हुई, वो हुई ए एंड बी। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, वो हमारा ये वाला आएगा ए एंड बी, क्योंकि ए और बी दोनों इनकरेक्ट हैं और उन्होंने हमें इनकरेक्ट ही पूछा है क्वेश्चन में। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है साथ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th में क्या है, 10th क्वेश्चन में है आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम। जब हम आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको ना जब भी रिएक्शन दिखे तो उसकी टाइप आपको पता होनी चाहिए कि इस रिएक्शन की टाइप क्या है। क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कलर, रिएक्शन होने के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, कौन सा सॉल्यूशन बना, बट आपको रिएक्शन का पता होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, आपको रिएक्शन की टाइप पता होगी तो आपको आंसर देना इजी हो जाएगा। हमारे पास जो ये रिएक्शन है, इन्होंने हमें रिएक्शन ही पूछा है कि ये रिएक्शन की टाइप
क्या है। जो ये रिएक्शन है इसमें क्या है, जो एल्युमिनियम है वो क्या है, आयरन से मोर रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, उसी के सॉल्यूशन में से आउट कर देता है। जो एल्युमिनियम है वो आयरन से मोर रिएक्टिव है। जी आपको रिएक्टिविटी सीरीज में पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है। इस रिएक्शन में आयरन एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव है एंड एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। जो एल्युमिनियम है वो क्या करेगा, आयरन को क्या कर देगा, उसी के सल्यूशन से बाहर कर देगा एंड O3 को अपने पास ले लेगा। तो जो हमारे पास रिएक्शन बन के आएगी वो आएगी, एल्युमिनियम 2 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, एल्युमिनियम को 2 ही लेंगे एंड ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन 3 ही लेंगे। तो हमें बैलेंसी दोनों की सेम रखनी होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा प्लस आयरन उस सॉल्यूशन में से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आयरन एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन से बाहर कर देता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एल्युमिनियम ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस किया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कि किस टाइप की रिएक्शन है ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा 11th क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है, व्हाट हैपन्स व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। क्या होता है जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन को ऐड करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको ये ज़रूर क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना होता है कि करेक्ट एंड इनकरेक्ट। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा होता है तो वो करेक्ट पे आंसर लगा देते हैं, तो वो उनका आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है। तो आपने क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो इन्होंने अभी हमें करेक्ट आंसर पूछा है तो हमें राइट आंसर देना होगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा है, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन को फिल करेंगे, आयरन फिलिंग्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा। आप क्या करोगे, आप लोगे आयरन का जो एलिमेंट है वो है Fe एंड प्लस आप क्या लोगे HCl। अब आप देखते हो कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो हाइड्रोजन है वो बहुत नीचे रह जाता है एंड आयरन हमारा बहुत रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर होता है। तो आयरन क्या है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन से बाहर कर देगा और Cl को अपनी तरफ ले लेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एलिमेंट होता है, जो भी कंपाउंड होता है वो होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम किस टाइप से लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लिखते हैं HCl। जब आप Fe प्लस HCl इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या करेगा, आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और क्लोरीन को अपनी ओर ले लेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा FeCl, आयरन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्या होगी हमारी, रिड्यूस हो जाएगी। हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो हमारा बन के आएगा आयरन क्लोराइड FeCl2। क्लोराइड को हम Cl2 से डिनोट
करते हैं। आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हो, मैं आपको वो भी करवाऊंगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 12th क्वेश्चन। व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना मीन्स बोथ साइड, रिएक्टेंट वाली साइड एंड प्रोडक्ट वाली साइड, दोनों के जो मास नंबर होते हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये आपने 9th क्लास में एक क्वेश्चन किया हुआ है, एक लॉ किया है, कंजर्वेशन ऑफ मास। हम कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहते हैं? ना तो हम इसको मीन्स मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम मास को बना नहीं सकते और मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। नेदर कैन बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये लॉ हमने पढ़ा था 9th क्लास में। तो इस लॉ के बेस पे हम क्या करते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं। तो ये आपको थ्योरी दी हुई है, आप ये पढ़ लेना। ये कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही है। जो आपकी बैलेंस जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसको आप एक ट्रिक से याद कर लो तो वो इजीली आपको आ जाएगी। उसकी 2-3 ट्रिक है, उसमें से आप कोई भी ले लो एंड आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनको हमने बैलेंस करना है। पहले हमें फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। हाइड्रोजन का क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होता है एंड उनकी वैलेंसी कितनी होती है, उसके बाद हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट हमें दिया है हाइड्रोजन, उसको कंबाइन कराया गया नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हमें एक रिएक्शन की स्टेटमेंट दी है कि हाइड्रोजन है, उसको कंबाइन किया नाइट्रोजन के साथ और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आया वो आया अमोनिया। इन सब के आपको फॉर्मूला, एटम्स लिखने आने चाहिए। हाइड्रोजन को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं। हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन को H2 प्लस एंड हमारे पास है एक नाइट्रोजन, तो हम क्या लेंगे? नाइट्रोजन को N2। तो हमें क्या करना होगा? जो हमारा अमोनिया का फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। तो हमारे रिएक्टेंट वाली साइड जो हाइड्रोजन है वो है 2 एंड प्रोडक्ट वाली साइड हाइड्रोजन हो गए 3, क्योंकि अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। तो इसमें क्या हुआ, क्या इशू आया कि रिएक्टेंट वाली साइड तो जो हमारे हाइड्रोजन है वो है 2, प्रोडक्ट वाली साइड हमारे जो हाइड्रोजन हो गए 3। तो हमें क्या करना होगा?
हाइड्रोजन को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, हमारे जो नाइट्रोजन है वो भी हमारे क्या है, रिएक्टेंट साइड वाली साइड 2 हैं एंड प्रोडक्ट वाली साइड 1 होता है, क्योंकि NH3 क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन के आगे 3 लगा देते हैं। जब हम हाइड्रोजन के आगे 3 लगाते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाते हैं, 6। एंड हम पूरे NH3 के आगे क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे 6 हो जाते हैं प्रोडक्ट वाली साइड एंड हाइड्रोजन 6 हो जाते हैं हमारे रिएक्टेंट वाली साइड, और नाइट्रोजन 2 है तो प्रोडक्ट वाली साइड नाइट्रोजन क्या हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। तो इस तरह से आप रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। एंड आपको फॉर्मूले आने चाहिए कि हम हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखना है एंड उसकी वैलेंसी कितनी होती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SO2, वो होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए एंड उनकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। इस पर भी हम बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे, आपको फॉर्मूले इजीली याद हो जाएं एंड वैलेंसी भी आपको लर्न हो जाए एंड रिएक्टिविटी सीरीज़ भी आपको एक अच्छी ट्रिक के साथ हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, हम अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा ये NCERT क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या करना है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। बैलेंस करना आपको आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा, इसका कोई एज इट इज़ कोई ट्रिक नहीं है। बैलेंस करने के लिए आपको अपना माइंड फोकस करना होगा एंड आपको अच्छे से प्रैक्टिस इसकी करनी होगी। प्रैक्टिस के बाद ही आपको बैलेंस करना आएगा केमिकल इक्वेशंस को। ये सभी क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने वाले हैं, तो आप इनको ही प्रैक्टिस करके देखना। इतना आपके लिए सफिशेंट है कि आप जितने भी क्वेश्चंस आपको NCERT में दिए हुए हैं बैलेंस करने के लिए, तो आप उनको प्रैक्टिस करना, तो उसके बाद आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना आ जाएगा एंड क्वेश्चन पेपर में इन्हीं में से ही आ जाता है। तो इस 16th क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हैं हमारे बैलेंस करने वाले, तो ये आपको अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही आएंगे। आप क्या करना, अपनी आप एक स्टेटमेंट उठाना इसमें से और उसके फॉर्मूले लिख के देखना, उसको बैलेंस करके देखना, और उसके बाद इसका सल्यूशन नीचे दिया हुआ है एंड रिएक्शन की टाइप भी दी हुई है कि ये रिएक्शन की टाइप क्या है एंड इसकी वैलेंसी क्या है एंड इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो सो गाइस, हमारे जो ये क्वेश्चन है इसका सल्यूशन आपको नीचे दिया गया है। इस एक रिएक्शन से इस एक स्टेटमेंट से कितने क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। रिएक्शन की टाइप आ सकती है, स्टेटमेंट से रिएक्शन को लिखना आ सकता है, कि इसका ऑपोजिट भी आ सकता है कि आपको रिएक्शन दी हुई है और उसको आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखना है। आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन की वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखना, बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को करवाया हुआ है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से।
अगर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ जाता है तो आपको हर एक क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो। आप हर एक क्वेश्चन का इजीली आंसर लिख सकते हो अगर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन आती है तो। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी क्या है? रिएक्शंस की टाइप ही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो होती है एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। एंडोथर्मिक को भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती हैं, ये दोनों डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ही अगले पार्ट हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हीट को रिलीज करते हैं। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या करते हैं? हीट लेकर रिएक्शन को करवाते हैं। आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को चाहिए होती है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप हीट को बाहर निकाल देते हो। ऐड एक आपने और की थी, हमारी जो सिल्वर क्लोराइड वाली थी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप क्या करते हो? एक कंपाउंड को जिन एलिमेंट से वो मिलके बना है उस कंपाउंड से वो एलिमेंट को आप अलग अलग कर देते हो। वो होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट कहते हैं। जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम 2 एलिमेंट्स। उनको ऐड करने के बाद हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? हम एक सिंगल रिएक्टेंट लेते हैं एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो 2 और मैनी फॉर्म में आता है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें अलग अलग हो जाते हैं जिन एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बना। फॉर एग्जांपल आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, तो उसमें से क्या होगा? कैल्शियम एंड कार्बोनेट डिफरेंट हो जाएंगे। उसमें से कैल्शियम प्लस कार्बोनेट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड कैल्शियम कार्बोनेट था हमारा रिएक्टेंट। डीकम्पोज रिएक्शन में क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट होता है एंड प्रोडक्ट उसमें मैनी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हम क्या करते हैं? रिएक्शन करवाने के लिए हीट को यूज़ करते हैं। हीट हो गई हमारी, एनर्जी होगी हमारी, सनलाइट होगी, तो हम एनर्जीज को, हीट को, लाइट को क्या करते हैं? रिएक्शन करवाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट्स करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एक एनर्जी को यूज़ करते हैं। प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए, अपना भोजन तैयार करने के लिए, फूड बनाने के लिए क्या करते हैं? एनर्जी को यूज़ करते हैं। वो एनर्जी किससे लेते हैं? प्लांट्स जो एनर्जी लेते हैं वो सन से अपनी एनर्जी लेते हैं फूड को रेडी करने के लिए। वो क्या करते हैं? सन से जो एनर्जी लेते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर टू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। तो जिस रिएक्शन में हीट, सनलाइट एंड
किसी भी एनर्जी की हमें यूज़ करना पड़े किसी रिएक्शन को करवाने के लिए, तो उसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड जिस रिएक्शन में क्या हो रहा हो, एनर्जी, हीट, लाइट क्या हो रही हो, रिलीज़ हो रही हो, जिस रिएक्शन में एनर्जी, हीट, लाइट क्या हो रही हो, बाहर निकल रही हो, वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट अस सपोज आप ले सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड वाली, ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक क्लाइम होता है जब उसको हम ऐड करते हैं। क्विक क्लाइम को जब हम ऐड करते हैं वाटर के साथ, तो क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के आता है एंड उसमें से क्या होती है, एनर्जी या हीट कह सकते हैं, वो रिलीज़ हो जाती है। तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एनर्जी का रिलीज़ होना, हीट का रिलीज़ होना, लाइट का रिलीज़ होना, कोई भी रिएक्शन करवाते टाइम, तो वो रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है हमारी जिसमें हम हीट को यूज़ करके रिएक्शंस को कंप्लीटली करवाते हैं। 18th क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। हमारी जो रेस्पिरेशन होती है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की टाइप होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में भी हम क्या करते हैं, किसी कंपाउंड को डीकम्पोज करते हैं। और रेस्पिरेशन भी क्या करता है, जो भी फूड हम लेते हैं और वो डाइजेशन होने के लिए फूड क्या हो जाता है, सिंपल फॉर्म में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और उसके ब्रेक होने के बाद फूड से क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है। और ग्लूकोज जाके क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है उसमें जाके वो मिक्स हो जाता है एंड हमारी बॉडी को फुल एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो किसी भी कंपाउंड का क्या होना, डीकम्पोज होना क्या होता है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होना क्या होता है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी फूड जाता है वो ब्रेक होके हमारे डाइजेस्ट होके क्या बन जाता है, सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है एंड वो ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ कंबाइन हो जाता है एंड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड एनर्जी का रिलीज होना हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी का रिलीज होना हम किसको कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कहते हैं। तो ये आपको रिएक्शन दी हुई है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद हम इसमें 12 ऑक्सीजन लेते हैं, 6O2 लेते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन के आता है प्लस वाटर एंड एनर्जी इसमें से रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 19th क्वेश्चन, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होती है। मैंने बताया आपको जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें हमारा रिएक्टेंट सिंगल होता है एंड प्रोडक्ट हमारा मैनी फॉर्म में होता है। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका ऑपोजिट होता है, जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं।
ये कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं डीकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, हमें एक प्रोडक्ट दिया है एंड उसको तोड़ने से डीकम्पोज करने के बाद वो क्या हो जाता है, दो फॉर्म में बट जाता है, तो उसको हम कह देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के, लाइट पास करवा के, या हम कह सकते हैं हीट पास करवा के करवा सकती हैं। लेट अस सपोज आपने वाटर लिया, वाटर आपके पास क्या है, H2O। H2O को जब आप क्या करोगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे वाटर में से, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर में से अलग अलग हो जाएंगे। इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है लाइट की। अगर हम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर को हम डिनोट करते हैं Ag से, सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो सिल्वर एंड क्लोराइड क्या हो जाएगा, उसमें से अलग अलग हो जाएगा। तो जो भी कंपाउंड हमारे अलग अलग फॉर्म में बट जाता है उन एलिमेंट से जिनसे वो मिलके बना है, वो एलिमेंट उसमें से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, नो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, हमने 9th से शुरू किया था तो हमारा 29th लास्ट होगा, बट आपके NCERT में फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन तक ये क्वेश्चंस है जो हमने 9th क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तो हमारा जो 20th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो क्या, उसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। एंड जो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। दो कंपाउंड मिलके क्या करते हैं, अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं और न्यू कंपाउंड बना के देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे इन्होंने बताया कि डबल, जैसे इन्होंने पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल दी कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट एंड जिंक, दो मेटल हैं कॉपर एंड जिंक। कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव होता है, तो क्या होता है, जिंक क्या करता है, कॉपर को उसी के सॉल्यूशन में से बाहर कर देता है एंड सल्फेट को अपनी ओर ले लेता है। तो हमारा क्या बन के आता है, जिंक सल्फेट बन के आता है एंड कॉपर उसमें से रिलीज हो जाता है। तो हमारी होती है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, आयंस एक्सचेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो, एक रिंकी है एक पिंकी है। रिंकी के पास किसी और टाइप की कैंडी है और पिंकी के पास किसी और टाइप की कैंडी है, पर वो पिंकी कहती है कि मुझे तो रिंकी वाली कैंडी बहुत अच्छी लगती है और रिंकी कहती है मुझे पिंकी वाली कैंडी बहुत अच्छी लगती है। तो वो क्या कर लेते हैं, वो दोनों कैंडीज़ को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेती हैं। तो ये भी क्या करती हैं, आयंस को एक्सचेंज कर लेती हैं। सोडियम कहता है मुझे क्लोराइड अच्छा लगता है, तो वो क्या ले लेता है, क्लोराइड को अपनी ओर ले लेता है। एंड बेरियम कहता है मुझे सल्फेट अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, बेरियम सल्फेट को अपनी ओर ले लेता है। ये दोनों सोडियम एंड बेरियम क्या करते हैं, अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेती हैं। तो क्या होता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है एंड सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये क्या करती हैं, न्यू फॉर्म में प्रोडक्ट बना के देती हैं।
जब आयंस एक्सचेंज होते हैं तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में कुछ रीप्लेस हो रहा हो, कुछ डिस्प्लेस हो रहा हो, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्या होगा, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से उन्होंने बोला कि सिल्वर को बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिल्वर से मोस्ट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है कॉपर। तो सिल्वर नाइट्रेट को क्या करेंगे, हम कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो कॉपर क्या कर लेगा, नाइट्रेट को अपनी ओर ले लेगा एंड सिल्वर को अलग कर देगा। तो इन्होंने यही बोला था कि सिल्वर को सॉल्यूशन में से बाहर निकालना है। तो उसके लिए हमें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेना होगा जो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, कॉपर के साथ इसको रिएक्ट करवा देंगे। तो कॉपर नाइट्रेट को अपनी ओर ले लेगा एंड सिल्वर उसमें से बाहर निकल के अलग हो जाएगा सॉल्यूशन में से। नेक्स्ट जो हमारा 22nd क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको मैंने बताया है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है एक ऐसा सॉल्यूशन जो इनसॉल्युबल उसमें सॉलिड बच जाए, जो कंप्लीट सॉल्यूशन ना बन पाए, उसमें क्या रह जाए, हमारे कुछ सॉलिड्स रह जाएं। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या है, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है, सॉल्यूशन है, जिसमें क्या होता है, कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं बनता, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड रह जाता है। बेरियम सल्फेट भी हमारा क्या है, एक सॉलिड होता है जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली सॉल्यूट नहीं हो पाता, सोल्यूबल नहीं हो पाता, वो हो जाता है इनसोल्यूबल सॉल्यूशन, जिसमें बेरियम सल्फेट क्या है, अच्छे से घुल नहीं पाता। जिस रिएक्शन में क्या होता है, एक सॉल्यूशन में कोई भी कंपाउंड या कोई भी सॉल्यूशन अच्छे से ना घुल पाए, वो रह जाए, उसके सॉलिड पार्ट्स रह जाए, तो वो होती है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बेरियम सल्फेट भी क्या है, एक सॉलिड है। तो सॉलिड होने के कारण इसको हम बोलेंगे बेरियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट। तो हम आज यहीं तक करेंगे 22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइस हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस 22 तक हो गए। सो गाइस मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपको मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। सो गाइस थैंक यू।